to follow the law of land and law धर्म जाति नेशन है, एक ये है तो एक ही कानून तो भारत के संविधान में भी नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं आर्यवर्ता टाइम्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के हाई कोर्ट में है। और आपको बता दें कि जो पूरे देश में इस वक्त जो मुद्दा फैला हुआ है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट हैं तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस टॉपिक पे। तो चलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार जी। मेरा 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 कहना है कि यूसीसी पर कुछ किसी किस्म का कंट्रोवर्सी का तो प्रश्न ही नहीं है। अच्छा। यूसीसी का प्रावधान तो भारत के संविधान में भी प्रोविजन किया हुआ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार बार इस पर अपना ऑब्जर्वेशन और प्रोनाउंसमेंट में कहा भी है। ये दरअसल में यूसीसी के बारे में गलतफहमी नहीं होना चाहिए। ये किसी धर्म, जाति या समाज के खिलाफ नहीं है। ये ऐसे कानून है जो कि हर आदमी के बीच में समानता के बारे में कहता है। जहाँ तक उसके राइट का प्रश्न है, राइट ऑफ मैरिज वाला जो प्रश्न है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाला जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों का जवाब यूनिफॉर्म सिविल कोड से मिल सकता है, जिसमें के लागू हो जाने पर माने सारे लोग, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों या किसी भी धर्म या जाति या बिरादरी के हों, उनको वो समान अधिकार मिलेगा। इसलिए मेरे समझ में ये आता है कि इसको लोगों को समझने और समझाने की जरूरत है। सर, आपको क्या लगता है कि इसे पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए? इसको पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। लागू बहुत पहले हो चुका था। आप यही समझिए कि गोवा ही एक ऐसा राज्य अभी है फिलहाल जो कि आज़ादी के बहुत पहले वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और अभी कुछ स्टेट ने इस पर इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि आपका उत्तराखंड नहीं, क्या है वो, उत्तराखंड है और वहाँ आसाम। इसके अलावा अभी और सब स्टेट में भी लेने की जरूरत है। ऑल इंडिया लेवल पर इसको लागू होना चाहिए मेरे ख्याल में जी। अच्छा, आपको ये जानकारी दे दूं कि भारत के अलावा इवन नेबर कंट्री में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, माने इन सब कंट्री में जहाँ के इस्लामिक स्टेट है, मतलब कहने का मतलब धर्म के आधार पर स्टेट बना है, वहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तो कंट्रोवर्सी का इसमें सवाल ही नहीं है। कहीं किसी धर्म के खिलाफ अगर हो तब ये कहा जा सकता है, लेकिन मेरी समझ में ये धर्म के खिलाफ नहीं है। इसे पूरे इंडिया लेवल पर लागू होना चाहिए। मगर जो मुस्लिम पक्ष है उनका लॉ अलग है, तो क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे हमारे इंडिया में? उनको समझने और समझाने की जरूरत है। उनका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इस पर ये कोई इंटरवेंशन नहीं है। ये उसको सरपास नहीं करता है, क्योंकि महिला एज ए क्लास पूरे इंडिया में एक है, पुरुष एज ए क्लास इंडिया में एक है। समान अधिकार मिल जाए तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम की बात है। ये एक सिर्फ है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एंड आई हैव एवरी होप दैट पीपल विल अंडरस्टैंड that this law is not against any community, any religion, any caste, and it should be for all Indians, and I hope it will come out successful. क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम जुबैर अंसारी हुआ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में। जहाँ तक आपने यूसीसी की बात की, मैंने देखा भी इसे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के चैप्टर के अधीन रखा गया है और सरकार है, तो उसमें ऑल स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेंट्स जरूरी है। सबके ऑब्जेक्शन को, सबके कंक्लूजन को, फाइंडिंग को लेते हुए तब आगे बढ़ना है। विदाउट मतलब के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में गए हुए कंसेंसस बनाते हुए ऑल ऑफ सडन अगर आप किसी तरह का स्टेप्स लेते हैं तो उसमें बहुत तरह की कमी और लैकुना आती है। तो मैं समझता हूँ कि भारत जो है डाइवर्सिटी वाली एक स्टेट है, एक नेशन है। इसमें हर धर्म और हर जाति, हर समुदाय, हर पंथ के मानने वाले लोग हैं और बिना कुछ सोचे समझे हुए और अचानक से कोई चीज आप लेके आते हैं, बात हो जाती है कि हर वक्त हिंदू मुस्लिम हो जाता है कि मुस्लिम इससे अफेक्टेड होंगे। देखिए, मुस्लिमों के लिए ही पर्सनल लॉ नहीं है। पर्सनल लॉ हिंदुओं के लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, पर्शियन के लिए, सबके लिए है। लेकिन बात आ जाती है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम की बात आती है तो मुस्लिम का जैसे परसेप्शन बना हुआ कि उनका एप्लीकेशन अलग होता है शरीयत लॉ, लेकिन आप ईसाइयों को देख लीजिए, गोवा में है तो उनका अलग से है, सिखों का अलग से है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप बनाइए। आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नहीं, इस दिशा में सरकार को जाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए।
सर एक क्वेश्चन है कि लेकिन आप आदिवासी को छोड़ क्यों देंगी? क्यों छोड़ देंगी? वो भी तो इसी स्टेट इसी नेशन का जो है कि नागरिक है, तो उसके लिए आप अलग ट्रीटमेंट क्यों रखे हो? अगर उसके लिए आप क्लासिफिकेशन करते हो तो जो जिस धर्म पंथ का मजहब का है उसके हिसाब से उसको जाने दो, ये होनी चाहिए। अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें और ये अगर पूरे देश में लागू हो जाता है तो क्या कुछ फायदा और नुकसान होने वाले हैं? जी बहुत सारे नुकसान होंगे, फायदे कम होंगे, ऑब्जेक्टिव होता है। अब मेरा इंडिविजुअल अगर राइट है उसको आप कर्टेल करेंगे विदाउट मेरा कंसेंट के, तो जाहिर सी बात है कि हम एग्रीव होंगे, हमें लगेगा कि हमारी लिबर्टी पे अटैक है। तो पहले आप हमसे कंसेंट लीजिए, हमको मौका दीजिए हमारी पक्ष को रखने का, हमारी बात को समझने समझाने का। ये सरकार कोई भी फैसला अगर रात में लेती है, कैबिनेट से पास करती है, सुबह उसको बिल बना करके और अगले दिन से कानून के रूप में लागू कर देती है, ये सरासर गलत स्टेप्स है। आप ब्रॉड जो है स्पेक्ट्रम में आइए। First of all, we have to understand that Uniform Civil Code is a proposal to in India, to according to which if this law is formulated, then each and every citizens, irrelevant to their religion, caste, sexuality, it has to be bound to each and every citizens। और ये होना भी चाहिए। ये एक्चुअली ब्रिटिश राज के टाइम पे आया था कि हिंदूज लॉ मुस्लिम लॉ अलग बनाया गया टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए, उनका ये एक प्रोपेगेंडा था। बट ये आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से करते आ रही है, ये आवाज उठाते आ रही है। अलग कानून नहीं होना चाहिए, अब इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए, अगर इन टोटलिटी इसको देखा जाए तो इट इज वेरी गुड फॉर आवर नेशन, बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इफ वी वांट टू लिव इन इंडिया वी शुड हैव। आर्टिकल 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है, दैट इज अनदर पार्ट ऑफ principles, but if we have to bound and we have to live in India, we have to follow the common rule of law which is Uniform Civil Code। शादी विवाह इससे ये नहीं हो जाएगा कि आपका अलग रिलीजन आप अलग धारणा लेके चलेंगे, वो नहीं होगा। शादी में विवाह में कॉमन फेनोमेना में ये कॉमन तरह से लागू होगा, दैट इज वेरी गुड फॉर इंडियंस। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम पक्ष के लोग क्या इसे एक्सेप्ट करेंगे? ये शुरू से यही चला आ रहा है, ये पॉलिटिसाइज किया गया कांग्रेस की तरफ से कि इसमें ये नुकसान हो जाएगा वो नुकसान हो जाएगा, जिसके वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ हमेशा हावी रहता था। लेकिन इसमें रिलेटिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी सेक्सुअलिटी ये होना चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी यूरोपियन कंट्री में ये लागू है। नुकसान और फायदे की बात करें, फायदा ही है। अब मान लीजिए ट्रिपल तलाक किसके लिए अच्छा था? किसी के के लिए नहीं, बिल्कुल। तो जब ये हटा है तो मान लीजिए जब शादी का एक कानून होगा तो हिंदू में भी होगा, मुस्लिम में भी होगा, डिवोर्स का होगा तो हिंदू में भी होगा, मुस्लिम में भी होगा। क्यों डाइवर्सिटी क्यों हो? वन नेशन वन लॉ, वी शुड हैव टू फॉलो दैट। थैंक यू सर। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, हम यहाँ पे जितने भी एडवोकेट मौजूद थे हमने उनसे बात करी। कुछ ने कहा कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, किसी ने कहा कि ये नुकसान हो सकता है। मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं इसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं ये प्रॉब्लम है, ये नहीं होनी चाहिए। तो अब देखना ये है कि ये कब लागू होता है और ये कब इस पर इम्प्लीमेंट होता है। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। और अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।